सरस्वतये नमः। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह शीर्षक नामक कविता की व्याख्या पढ़ाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने अंतर्मन की बात कहने की कोशिश की है। ये कविता उस समय की है जिस समय देश की आज़ादी के लिए, नई क्रांति के लिए, नई सामाजिक चेतना के लिए हमारे देश में लोग जागरूक थे और जन चेतना के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक कविता बादलों के माध्यम से समाज को परिपक्व और नवीन संदेश देने के लिए बनाई गई थी। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि बादल गरजो। बादल गरजो, बादल गरजने का मतलब क्या है? ए हमारे देश के नवयुवकों, ऐ देश के क्रांतिवीरों, ऐ सामाजिक ढांचे को बुनने वाले महानुभावों, तुम बादल की तरह गरजो। अर्थात जो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनसे हमें मुक्त मिलनी है। बादल गरजो, बादल बरसो नहीं, बादल गरजो। बादलों के माध्यम से कि हे बादलों गरजो, अर्थात भयभीत कर दो, एक डरावनी स्थिति पैदा कर दो। बादल गरजता है, बारिश होती है, लोग संतृप्त हो जाते हैं। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो संतृप्त होने के लिए कह रहा है, जनमानस आनंदित हो उठता है। एक तरफ बादल गरजने से क्या कहता है, जो लोग हमारे देश को, हमारी आज़ादी को हमें नहीं दे रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, तो बादलों के माध्यम से लोगों का आह्वान किया गया है, लोगों को बुलाया गया है। ये आह्वान गीत है। और कविवर त्रिपाठी जी बादलों से कहते हैं कि बादल गरजो। कैसे गरजो? आगे कविवर कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। घेर घेर चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से बादल आ जाओ। घेर घेर घोर भयानक रूप से गगन आकाश में, धराधर धाराधर, एक धारा नहीं, निरंतर धाराओं के अनुसार आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। अर्थात उन लोगों से इस पंक्ति के माध्यम से ये संदेशा देना चाहते हैं कि आप हर तरफ से, हर तरीके की आज़ादी, हर तरीके की सामाजिक संरचना, हर तरीके की सामाजिक मुक्ति चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, हर तरीके के विकास की बात कर रहे हैं। और बादलों के माध्यम से हम लोगों को बुलाते हैं, संदेश देते हैं, तुम्हें बड़ी कर्मठता से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी चतुराई से इन चीज़ों को करना है, जिससे हमारे समाज में एक नवीनता आ सके, समाज में एक नया परिवर्तन आ सके, समाज एक नई ऊंचाई की तरफ जा सके। ललित ललित काले काले, ललित ललित काले घुंघराले। अब देखिए, कवि ने एक तरफ तो हम लोगों को आह्वान कर लिया, हमारे जो उस समय के लोग थे, जो देश की आज़ादी की बात करते थे, क्रांतिवीर थे, उनको बादलों के माध्यम से जन चेतना या नई स्फूर्ति देने की बात कही। एक तरफ बादलों को एक बाल स्वरूप दे दिया और एक मानवीयकरण कर दिया, मानव का रूप दे दिया और कह दिया कि ललित ललित, प्यारे प्यारे, या जिनके प्रति आकर्षण हो, ऐसे काले बादल घुंघराले बालों की तरह लग रहे हैं। काले बादल घुंघराले बालों की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके बाल घुंघराले हों तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। तो बादलों को यहाँ पर काले काले बालों की तरह उपमा दे दी गई है, मान लिया गया है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे, उस प्रकृति का स्वरूप बाल कल्पना कैसे पाले। इसका मतलब है कि वो प्रकृति का बचपना है, अभी उसका प्रारंभ ही हुआ है। अर्थात हम अपनी क्रांति या
अपने देश, अपनी उसकी संरचना को, उसके ढांचे वांचे को नए तरीके से अभी अभी हमने प्रारंभ ही किया है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बड़े उत्साह, बड़े तेज के साथ, बड़े वीरता के साथ हमें आगे बढ़ना है और लोगों को संदेश देना है। बाल कल्पना कैसे पाले। वो प्रकृति जो है, प्रकृति में जो काले काले बादल हैं वो बच्चे के घुंघराले बालों जैसे लग रहे हैं। आगे कहते हैं कि विद्युत छवि, विद्युत छवि उर्मे, एक क्रांतिवीरो तुम्हारे हृदय में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जो नई नई योजनाएं तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, तुम्हारे सामाजिक संरचना की जो बात तुम सोच रहे हो वो ऐसे पूरी करो जैसे तुम्हारे अंदर बिजली जैसी शक्ति हो, बिजली जैसी पावर हो, बिजली जैसी प्रेरणा होनी चाहिए। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि होनी चाहिए, बिजली जैसा जोश होना चाहिए देश की आज़ादी के लिए, सामाजिक संरचना के लिए, और जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनको समाप्त करने के लिए एक बड़ी शक्ति के साथ, एक बड़े जोशीले ताकत के साथ तुम्हें उसको, उन असमानताएं जो हमारे समाज में विकृत रूप फैला रही हैं उनको दूर करना है। ऐसा नहीं कि तुम मध्यम सुर में या धीमे धीमे उन चीज़ों को करना है, जोर से करना है, तुरंत करना है, तुरंत कार्रवाई करनी है। कवि नवजीवन वाले और एक कवि नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले कहने का मतलब है कवि जो है, कवि की कल्पना है कि एक नया जीवन, एक नया संसार, एक नई संरचना, एक नई एक नया सामाजिक ढांचा वांचा उसको बनाने की बात कर रहा है। पुरानी परंपराओं को तोड़ करके नए तरीके से जीवन की बात कर रहा है। आगे बढ़ना है और देश को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, गुलामी से मुक्त कराना है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने की बात कर रहा है, आह्वान कर रहा है हम लोगों का, हमको संदेश दे रहा है कि अब बैठने की बात नहीं है, अब उठ करके जाग जाना है और खड़े होकर के उन कुरीतियों, उन समाज की बुराइयों को, उन जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना है, उनसे पीछे नहीं हटना है और नया जीवन, नई संरचना, नया सब कुछ करना है। वज्र छिपा नूतन कविता में, कवि कहता है कि ये नई कविता, नूतन, नया, एक कविता जो नई है इसमें वज्र छिपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जैसे वज्रपात होगा सामाजिक। वो विश्वास भी करते, आशा भी करते कि समाज में बहुत बड़ी जो बुराइयां हैं, अब इस कविता के माध्यम से, एक कविता जो मैं आपको दे रहा हूँ, कविता के माध्यम से तुम्हें आह्वान कर रहा हूँ कि इस कविता में एक वज्र छिपा हुआ, बहुत बड़ी कल्पना है। ये एक कविता साधारण नहीं है, एक कविता ऐसी वैसी नहीं कि थोड़े शब्द देख लिए, इसमें बहुत सारा सार है, अनंत सार भरा हुआ है। इसके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि तुम्हें जाग जाना है और तुम्हें बुराइयों से लड़ना है, कुरीतियों से लड़ना है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। वो चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे समाज की बुराइयां हो, चाहे गरीबी, चाहे भुखमरी हो, सबसे झगड़ा करना है, सबको दूर करना है। ये वज्र छिपा नूतन कविता में, ये नई कविता में एक वज्र छिपा हुआ है, एक संदेशा, बहुत बड़ा संदेशा है, एक आंधी जैसा संदेशा है, एक तूफान जैसा। जब ये आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर भर दो बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, बिकल बिकल, व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन। आज हमारे लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, उन्मन हैं, उदास हैं, उनके चेहरों पर रौनक नहीं है, चेहरे उनके उन्मन हैं, उन्मंदे हैं, उन्माने हैं, उदास हैं, डिप्रेशन है उनके चेहरों पर, वो व्याकुल हैं, वो बिकल बिकल है। क्यों? क्योंकि जो देश की गुलामी की जंजीरें पराकाष्ठा पर पहुंच गई हैं, उनसे असंतृप्त हैं,
उनसे परेशान हैं, उनको दूर करना है। उन देश की गुलामी को वापस करना है, उसको हटाना है, उसको उससे हमारे समाज को मुक्ति दिलाना है। जो व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जिनके मन, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के जो विश्व में ये गुलामी की बात विश्व में है। अब हमारे कभी हमारे देश की कल्पना नहीं कर रहे हैं, हमारे देश को ही आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश को ही जो परेशानी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारे महान, हमारे त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि विश्व के निदाग, जैसे सूर्य, निदाग माने ताप, निदाग माने कष्ट, निदाग माने परेशानी। जो विश्व में परेशानियां हैं, विश्व में कठिनाइयां हैं, विश्व में सूर्य तपता है। सूर्य तपने का मतलब क्या है? निदाग गर्मी, गर्मी का मतलब कष्ट, परेशानी, परतंत्रता या सामाजिक बुराइयां, कुछ भी कह लीजिए, ये विश्व की हैं। हमें अपने देश की ही आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की सामाजिक बुराइयों, सामाजिक ढांचे बाचे की बात नहीं, उसको सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे कवि विश्व की बात कर रहे हैं। इतना अनंत सार भरा हुआ है। विश्व के निदाग के सकल जन, पूरे विश्व के लोग, संपूर्ण लोग, पूरे लोग आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अर्थात वो कहते हैं कि चारों तरफ से बादल आए और बरसें, जो अतृप्त लोग हैं बारिश करें। एक तरफ तो बादलों से आने की बात कह रहा है, लेकिन बरसने की नहीं कह रहा। कहने का मतलब है वो चारों तरफ से, हर तरफ से लोगों को आह्वान कर रहा है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर तरीके से उन्नति की बात कर रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा का मतलब है उन दिशाओं से भी लोग सहयोग करें जिनको पता नहीं। जिनको पता है वो तो करेंगे ही, जिनको जो समझते हैं कि मेरा कर्तव्य नहीं है, वो भी इस काम को करें। क्या काम करें? देश की आज़ादी, देश की सामाजिक संरचना, देश की जो विषम परिस्थितियां हैं उनको दूर करने का काम करें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर। लेकिन कौन से जल से? आज़ादी के जल से। तप्त धरा, जो हमारी पृथ्वी, पानी बरसता है, वर्षा के माध्यम से कहा, लेकिन नहीं, इसका कहने का तात्पर्य यही है कि तप्त धरा, पीड़ित पृथ्वी है, पीड़ित लोग हैं, हमारे परेशान लोग हैं। तप्त धरा का मतलब लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं, लोग देश की गुलामी से परेशान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हे बादलों आकर बरसाओ, अर्थात लोगों को आह्वान करते हैं, आइए सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करें, बुराइयों को दूर करें, देश की आज़ादी। इस कविता के माध्यम से क्रांतिवीरों को आह्वान किया गया है, जो चाहे किसी तरीके का सामाजिक सुधार की बात कर रहे हों। तप्त धरा जल से फिर, और तपती हुई, परेशान या किसी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए जल से फिर, अर्थात जल से फिर शीतल कर दो, उनको शांति मिल जाए, वो उन्नति की तरफ आगे बढ़ जाए। बादल गरजो, बादल गरजो, फिर वही आह्वान कर रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, देश के उन वीरों को जो देश पर कुर्बान हो गए, और जो हमारे देशवासी हैं। देखिए, यहाँ पर देश की आज़ादी की बात ही नहीं, वो विश्व की कुरीतियों की बात कर रहे हैं, विश्व में जो असमानताएं हैं, विश्व में जो परेशानी है, उसकी भी बात कर रहे हैं। हमारे महापुरुष ऐसे ही हुआ करते थे। आगे इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ाते हैं। ये इतना हो गया। दूसरी कविता है, ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति के प्रेमी हैं, अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। इसमें बसंत ऋतु फागुन के महीने में आती है, और फागुन में बसंत ऋतु आने पर क्या दृश्य दिखाई देता है, प्रकृति कैसी हो जाती है, लोग कितने खुश हो जाते हैं, लोगों के हृदय में आनंद की जो अनुभूति होती है, इस कविता, इस छोटी कविता के माध्यम से बसंत ऋतु का, फागुन के महीने का वर्णन किया है। और कह रहे हैं कि अट नहीं रही आवा फागुन की तन, सट नहीं रही। अट नहीं रही,
अर्थात फागुन के महीने में बसंत ऋतु आने पर जो प्रकृति की शोभा होती है, अट नहीं रही, देखी नहीं जाती। उस इतनी सुंदर है कि उस शोभा को हम देख नहीं पाते, अट नहीं रही, उस शोभा का सामना नहीं कर पाते हैं, उस शोभा की व्याख्या नहीं कर सकते, उस शोभा की प्रशंसा नहीं कर सकते, प्रकृति की रमणीयता की व्याख्या ही नहीं कर सकते, प्रकृति की सुंदरता की व्याख्या नहीं कर सकते। प्रकृति में जो आनंद है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। कभी उस प्रकृति की सुरम्यता, प्रकृति की रमणीयता, प्रकृति की आनंदमयी आभार का सामना न करने की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो उसका सामना ही नहीं कर पा रहा है। इतनी सुंदर है, इतनी शोभायमान है आभा फागुन की, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। और जो आभा है, जो प्रकाश है, वो फागुन की जो शोभा है, फागुन की शोभा सट नहीं रही, फागुन की शोभा सट नहीं रही, अर्थात फागुन की सुंदरता जो है हम उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, वो सट नहीं रही। उस सुंदरता को हम किसी से तुलना नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, हम उसको उसके समान जो फागुन की सुंदरता होती है, फागुन की रमणीयता होती है, उसको हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। कभी कह रहे हैं कि फागुन बहुत ही सुंदर महीना होता है, उसी में बसंत ऋतु आती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो, अर्थात ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु फागुन के महीने में, या फागुन ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है। कैसी सांस ले रहा है? आनंद की सांस ले रहा है। घर घर भर देते हो, घर घर, हर घर में, हर तरफ, हर चारों तरफ, चाहे घर हो, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रकृति की सुंदरता चारों तरफ बिखर रही है, प्रकृति की सुगंध चारों तरफ बिखर रही है। फागुन के महीने में कहीं किसी कोने में, किसी जगह ऐसा नहीं होता कि वहाँ आनंद ना हो। कहीं सांस लेते हो, ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले रही है। वो प्रकृति फागुन के महीने में क्या कर रही है? सांस जैसी ले रही है, वो आनंदित कर रही है, वो सांस लेने में सुगंध जैसी छोड़ रही है। और फागुन के महीने में क्या होता है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और वो सुंदर आभा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसके इतनी सुंदरता है, इतनी रमणीयता है, इतना अच्छा लग रहा है, उसमें इतनी सुगंध बिखर रही है, प्रकृति इतनी सुंदर हो रही है, पेड़ों पर नए नए फूल आ गए हैं, न पल्लव लगे हुए हैं, हर वृक्ष फूल फलों से लदा हुआ है। तो प्रकृति जो है उड़ने को चाह रही है, आकाश में उड़ने को चाह रही है। कल्पना कर रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात तुम पंख फैला रहे हो। प्रकृति ने पंख फैला दिए हैं और पंख फैला करके वो उड़ने के लिए तैयार खड़ी है और सब लोगों को संदेश देती है कि आप भी आगे बढ़ो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। अब कवि जी कहते हैं कि मैं उस प्रकृति को देखने पर इतनी उसमें रुचिता है, उसमें आनंद है, उसमें रमणीयता है, उसमें खुशनुमा वातावरण है, जिसको देख रहा हूं तो लगातार टकटकी लगा करके, निर्निमेष एक शब्द होता है, निर्निमेष देख रहा हूं, टकटकी लगा कर देख रहा हूं। उस प्रकृति की सुंदरता को कभी टकटकी लगा कर देखना चाहता और कहता है कि उससे हम उसकी सुंदरता को अगर आंख फेरना चाहता हूँ, ये मन चलता है कि अब ना देखें, लेकिन आंखें उससे फिरती नहीं, आंख उनको देखते ही रहना चाहती है, आंख उसकी सुंदरता से हटती नहीं है, हट नहीं रही। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। बसंत ऋतु में क्या होता है? पत्तों से डालियां लद जाती हैं, शाखाओं में नए नए पत्ते आ जाते हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं कहीं हरी है, कहीं कहीं लाल है, कहीं पड़ी है उर्मे और कहीं वही फूलों की माला जो बसंत ऋतु में होती है,
वो किसके? सुंदर लोगों के। गले में पुष्पमाला, मंद गंध, मधुर मधुर गंध, मीठी मीठी गंध, मीठी मीठी सुगंध जो है वो पुष्पों की माला किसी प्रियतमा के गले में पड़ी है, किसी सुंदर बाला के गले में पड़ी है। पाट पाट पर शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट, पाट पाट पर माने इधर इधर, इत्र तत्र, हर जगह शोभा श्री, जो सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है, पट नहीं रही, अर्थात समाप्त नहीं हो रही है, वो शोभा बढ़ती ही चली जा रही। पटने का मतलब है समाप्त होने से है, पट नहीं रही, वो समाप्त नहीं हो रही है, आगे शोभा बढ़ती चली जाती है। इसी के साथ ये आपकी व्याख्या पूरी हुई। और आप इसमें कहीं पर कोई समस्या आपको दिखाई दे तो कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में मैं इसको पूरा कर दूंगा। धन्यवाद। और मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट को आप सब्सक्राइब करना न भूलें।